इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको बड़े स्क्रीन पे नजर ना आए, कोशिश करें यहां से भी देख सकता बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, it's a very important topic and going to come in the paper a couple of times. Electromagnetic radiations या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना सारी क्लास में मेरे साथ। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा जाने समय अग्रवाल जी वेव्स कितने तरह की होती है? एनीवन हु कैन से वेव्स कितने तरह की होती है? लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल वेव भी होती है, यूवी वो तो टाइप ऑफ वेव है ना। बेसिक वेव्स की तरह की होती है एनीवन। एक आपने बोला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है? एक वेव कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। एक कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा नाम होता है मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स? मैकेनिकल वेव्स। ये फिजिक्स में आता है बेसिकली। जब आप क्लास 2 में ऑप्टिक्स पढ़ते हो, ऑप्टिक्स में चैप्टर आता है ये वाला। तो बेसिकली अगर वेव पूछता है, वेव दो तरह की है। पहली वेव कौन सी होती है? क्या उसका दूसरा नाम? मैकेनिकल। इधर कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स। गुलाटी आपका दोस्त है, कितना करीब दोस्त है? कौन कौन सी बातें कर लेते हैं इसके साथ? सारी कर लेते, पक्का ना? अगर इसने आपसे कुछ कह दिया ऐसा जिससे आप गुस्सा लगा, आपने दो चांटे लगा दिया और आप चांद पे बैठे हो, आप किसमें बैठे हो? चांद पे दोनों। आवाज आएगी हमें? दिखेगा हमें कि चांटे मारे? नहीं। आप बताओ इन दोनों का, इसने दो चांटे मारे निम्रत को, गुलाटी ने, क्योंकि गुलाटी को निम्रत को कुछ ऐसा कह दिया। मान ली केक खा रहा था, उसे केक खा गया, इसने इसको कितने चांटे मारे? दो। स्पेस में बैठा है, आवाज आएगी? दिखेगा? नहीं। आप बताओ, समझ आ गया सवाल? तो चांटे मारे, दिखेगा कि सुनाई देगा कि कुछ भी नहीं होगा? दोनों होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप बताइए, मैं देखा तो कितने 9th 10th के बेसिक स्ट्रांग है। आप बताओ, सबने गलत जवाब दिए। कुछ नहीं होगा। ओके, आप दिखेगा, आवाज नहीं आएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। जब गुलाटी ने निम्रत को दो चांटे मारे, देन वी कैन नॉट हियर द साउंड दैट जो इसने मारने पे है, जितनी मर्जी जोर से मार ले, चाहे इसका मुंह टमाटर की तरह लाल करते अंश बोली भाई, तेरा सारा गुस्सा बाहर निकल जाएगा। तो मतलब इसने इसको लगाया, तो क्या हुआ करेगा? व्हाट विल हैपन? हमें आवाज सुनाई नहीं देगी बट हमें दिखेगा। एंड व्हाई? बिकॉज़ चांद के ऊपर वैक्यूम होता है, चांद के ऊपर कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती, आवाज नहीं आती, बट दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? साउंड जो वेव होती है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। इसका मतलब चांद के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल नहीं करेगी, बट कौन सी वेव ट्रैवल करेगी? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव को मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। क्या नहीं चाहिए? बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कहती है, मैकेनिकल वेव कहती है मुझे क्या चाहिए? मीडियम टू ट्रैवल। लगा बात समझ? इसको दोबारा समझ लीजिए, ध्यान से समझना है। मैं साइड पे रफ डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले निम्रत मेरे बच्चे, हमारे पास वेव्स है। वेव्स दो तरह की होगी। पहली कौन सी होगी? मैकेनिकल वेव्स। दूसरी कौन सी होगी? ट्रांसवर्स वेव्स। करेक्ट है? ठीक है मेरा पुत्र? मैकेनिकल वेव्स को क्या कहते हैं? दूसरा नाम मैंने अभी बोला, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यू टर्म देम एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और यहां पे दूसरी वेव्स को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स? ये कहती है we need a medium to travel. They need a medium to travel। मेरे प्यारे बच्चे, इनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मतलब ये वैक्यूम पे, चांद पे, सूरज पे, आप कहते हो मैं चांद तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, तो वहां पे मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। बट यहां पे नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। इसीलिए जब आप किसी को पीटोगे चांद के ऊपर जाके, तो आप दिखोगे मार रहे हो बट आवाज नहीं आएगी। लगा सारी क्लास को? अब ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव को हमें पढ़ना है। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, मैंने अभी बोला। इसका एग्जांपल कौन सा आया? साउंड वेव। और इसका एग्जांपल कौन सा आया मेरे प्यारे बच्चों? लाइट। लगा सारी क्लास? बहुत सारे और एग्जांपल होते हैं, बेसिक एग्जांपल है। ठीक है क्या भाई? तो दो तरह की वेव्स है भाई। पहली वेव कौन सी है? मैकेनिकल वेव। दूसरी वेव कौन सी है? मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का दूसरा नाम क्या है?
लॉन्गिट्यूडनल वेव कहता है मुझे तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बट ये क्या कहता है मुझे मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। राइट एंगल पर अगर इसको मीडियम चाहिए तो एग्जांपल भी होगा, एक साउंड एग्जांपल, उसका एग्जांपल क्या आ गया, लाइट एग्जांपल। लगा समझ? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है बेसिकली? सर आपने इतना बढ़िया लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका मतलब क्या, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। इसके ऊपर जो येलो कलर का होगा वो ऐसा अज्यूम कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ऐसा अज्यूम कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है येलो कलर। बट अग्रवाल भाई जो ग्रीन कलर में होगा वो मैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? जो ग्रीन कलर में है वो कौन है? और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रहा है। प्रोपोगेट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मोदी जी वेस्ट बंगाल में गए, ममता बनर्जी के अगेंस्ट प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो वो मोदी जी वहां क्या कर रहे हैं? अपना प्रचार कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या समझ? अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका डायग्राम हम बना दें, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो अगर आप दोनों को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यस और नो? यस और नो? मैथ्स में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। यस और नो? दे आर एट परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली मूव करें अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ, रिपीट कर रहा हूं, द वेव्स इन व्हिच the electric and magnetic field they move in direction in perpendicular direction of propagation, such waves are called as electromagnetic waves. Such waves are called as electromagnetic waves. So ये वाली जो waves हैं जैसे मैं बता चुका हूं, ये electric field है। This is electric field and Avneet, this is my friend magnetic field. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर मूव करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कौन, कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। ऐसे फील्ड को, ऐसी वेव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर दूसरा नाम क्या देते हैं? ट्रांसवर्स वेव। दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों? ट्रांसवर्स वेव्स। क्या ये बात समझ आती है सारी क्लास को? दोबारा बता सकता हूं अगर कहोगे तो। I can explain again. तो क्या करेंगे लवदीप, अगर आप हिंदी या पंजाबी से बोलिए, ਜਿਹੜੀ ट्रांसवर्स वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? लगा सारी क्लास को समझ के बाद? ताकि सारी क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर एट 90 डिग्री एंड रिस्पेक्टिव टू व्हाट? दे आर रिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। करेक्ट है सारी क्लास? अब अंश भाई ये तो लग गया हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दे ऑलवेज मूव। यस, जिसने बोला भाई ने पीछे, विद द स्पीड ऑफ लाइट। विद द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज इन वैक्यूम, दैट इज, वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? दैट इज c इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर 9/10 में एक सवाल बनता है स्टिक, अगर सीबीएसई में हम पढ़े। क्या सवाल आता है? जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, पहले दिखती है कि पहले सुनाई देती है? जो जवाब आता है पहले दिखती है। क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है? तेज है। साउंड की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। लगा सारी क्लास को समझ? सेकंड, these waves, हम कौन सी वेव्स की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो। करेक्ट है? थर्ड पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, these waves consist of electric and magnetic fields,
consist of electric and magnetic fields which are perpendicular to each other, and Nimrod, they are also perpendicular, and they are also perpendicular to the direction of propagation. आपस में भी perpendicular है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी परपेंडिकुलर काम करते हैं। ये बात लगती सारी क्लास को समझ भाई, ये बात लगती सारी क्लास को समझ। तीन प्रॉपर्टीज, यस और नो। तो पहली प्रॉपर्टी को क्लियर, इनर स्पीड एक फिक्स स्पीड है, वो तेरे गेंद की मेरे गेंद पे ना बदली नहीं जाएगी, स्पीड फिक्स होगी। कितनी है? c होगी। c की ना 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब नीड सेकंड पॉइंट क्या है मेरा बच्चा? दे डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। थर्ड पॉइंट क्या है स्कूली? भाई इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लगभग क्या होंगे? परपेंडिकुलर। पहला। दूसरा, ये दोनों थर्ड पार्टी मतलब किसके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर चलेंगे। लगा सारी क्लास को समझ? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों इसी में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कराने से पहले इसका हम ग्राफ देखेंगे। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। The wave to which it can rise to the highest point is called as amplitude. Correct? सबने पढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड। अभिषेक क्या होता है एम्पलीट्यूड? ओ हाइट जिथे ओ वेव मैक्सिमम राइज कर सकती है उन्होंने की कहना है एम्पलीट्यूड। द हाइट टू व्हिच अ वेव कैन मैक्सिमम राइज इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सेकंड, अच्छा ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को? तो ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को क्या कहते हैं? ट्रफ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? वेवलेंथ। और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स is also called as ये बात लगी समझ? सबसे पहले हम क्या सीखा? The maximum height to which a wave can rise is called as, दोबारा बोलो, the maximum height to which a wave can rise, सेकंड पॉइंट। अगर बार हमने क्या सीखा? ऊपर वाला क्रेस्ट होता है हिस्सा, नीचे वाला क्या होता है? थर्ड जानिश हमने क्या सीखा? The distance between the two crest or the two troughs, it is called as wave। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट सृष्टि वन ट्रफ। हमने पहले क्या कहा? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ इज वेवलेंथ। नाउ अवनीत वी आर डिस्कसिंग बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज लैम्डा अपॉन 2। व्हाट इट इज? लैम्डा अपॉन 2। The distance between the one crest and one trough is called as lambda point। यहां तक लगे सारी क्लास? नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं सबसे पहले तो ई म्यू से, करेक्ट है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस a wave can produce, the number of oscillations a wave can produce, and it is always equals to 1 upon t, that is 1 upon time। frequency is equals to 1 upon time। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो बेटा अगर मैं, तो क्या होता है? हर्ट्ज या फिर सेकेंड माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन टाइम भी तो है। लगा सारी क्लास? इसी डायग्राम के बेसिस पे हम आगे चलेंगे। तो हमारे पास ये डायग्राम था अरुण, जिसमें ये हमारा ऊपर क्रेस्ट होता है, नीचे क्या होता है? नीचे क्या होगा? ठीक है सर। अब हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन हम कर लेते हैं एम्पलीट्यूड। तो मैं क्या लिखूंगा एम्पलीट्यूड को मेरे प्यारे बच्चों? द मैक्सिमम हाइट अप टू व्हिच अ वेव can rise, correct है? A wave can rise is called
इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। बोलो यहां तक ठीक है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसको सिंबलाइज ए से करेंगे। इसका ऐसा यूनिट मेरे प्यारे बच्चों मीटर से होगा। सेकेंड एम्पलीट्यूड के बाद क्या आएगा हमारे पास? याद रखना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन, इसका सिंबल क्या है? लैम्डा। इसका वर्णित क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन अर्शदीप गुरकीरत टू कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? साथ साथ वाले। बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव troughs is called as wavelength। करेक्ट सारी क्लास? इसका भी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो क्या होगा? मीटर्स। बट यहां पे मैं ये भी लिखना चाहूंगा आपके साथ, क्या करना भाई, कि जो डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट है, distance between one crest and one trough, वो कितना है? लैम्डा। लगे सारी क्लास? तो हमने एम्पलीट्यूड कर लिया, वेवलेंथ कर लिया, और क्या रहता है हमारा भाई? फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट क्या करें हम? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला c इज इक्वल्स टू, c से कर लो, c इज इक्वल्स टू v लैम्डा। यहां पे जो c है वो मैं बता चुका हूं। कौन है मेरे बच्चों? c वेव वेलोसिटी, v फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा कौन है? लैम्डा कौन है? लगा सारी क्लास को समझ? लैम्डा हमारा वेवलेंथ। इसी को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो क्या बन जाएगा? c इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू अवनीत 1/t, क्योंकि वेवलेंथ 1/t होता है। सो देयरफॉर लैम्डा अपॉन t इज आल्सो c। लगा सारी क्लास को समझ? यहां तक किसी को ना लगा समझ तो मेरे से पूछ सकते हो। इसका अगर मैं ऐसा यूनिट देखूं तो इसका ऐसा यूनिट बेटा होगा आपका मीटर पर सेकंड। करेक्ट है सारी क्लास? पक्का? तो हमारा 1 2 3 फ्रीक्वेंसी पीछे हो गया। आखिरी हमारा पॉइंट बचता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों वेव नंबर। वेव नंबर को आप सिंबलाइज करते हो v बार से। इस सिंबलाइज करते हो, एंड v बार वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। दैट मींस इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर माइनस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? दोबारा बोलते हैं, वेव नंबर क्या है? v बार। v बार क्या होता है? 1/लैम्डा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर माइनस 1। नोट कीजिएगा आपस में। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकता है, अगर नीट मेरा उत्तर करे। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे प्यारे बच्चों नोट का। अब कुछ तो बातें हमने कंपटीशन की सीखनी है। ये तो सारा बोरिंग काम था जो सिंपल पेपर में आएगा, है ना सृष्टि? वो तो गली वाली मैडम भी बता देंगे सर के पास आने का फायदा क्या हुआ। आ जाइए मैं बता देता फायदा क्या है। पहला, हरनूर दीदी ये इस पॉइंट का मतलब क्या होगा? आप बताओ जरा। ये अब इस पॉइंट का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? हरनूर दीदी से पूछते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट मैथमेटिकली इन दिस ग्राफ? Anyone except Agarwal ji can tell. Mathematical significance of a graph, इसमें क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट्स। अच्छा आज चलो ऐसे कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। आपने कोऑर्डिनेट्स बात बोला, ये होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये ग्राफ के एक्स एक्सिस पे कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बोलो करेक्ट है? गुलाटी भाई करेक्ट है? अच्छा भाई ठीक है सर। सृष्टि इसका मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस क्या है? बोलो सारी क्लास। एम्पलीट्यूड है। जानिश इस पॉइंट का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। एक ग्राफ है
वो ऐसे चल रहा है, राइट? बट इस पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, यस और नो? इस पॉइंट पे जीरो एम्पलीट्यूड है। ऐसे पॉइंट को जिसका जीरो एम्पलीट्यूड हो हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सो नोड इज अ साइट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड। क्या ये बात लगती सारी क्लास को समझ? नहीं लगती मेरे से दोबारा पूछिए। What is node? Node is a point of zero amplitude. Always remember this. And in the plane where there is a node, that plane is called as the nodal plane. क्या उस प्लेन को कहते हैं? आगे पेपर में बहुत, आगे चैप्टर में बहुत इस्तेमाल करेंगे। तो नोड है जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट हो या फिर जीरो एम्पलीट्यूड हो, इसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। करेक्ट है सारे क्लास? पहला पॉइंट नोड। दूसरा पॉइंट आपको फिजिक्स में करवाती है, मैं कुछ फिर भी करवा रहा हूं। सबसे पहले एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है करवाया सर ने? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 मीटर, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक पिकोमीटर होता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 मीटर, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। एक फर्मी होता है, फिजिक्स में नहीं करवाया तो करवा देंगे अभी। 1 फर्मी 10 raised to power minus 15 meters or 10 raised to power minus 13 centimeters. Then you have Supreet 1 nanometer 10 raised to power minus 9 meters or 10 raised to power minus 7 centimeters. Then you have 1 micrometer 10 raised to power minus 6 meters or 10 raised to power minus 4 centimeters. ये बात याद रखना। लगे सारी क्लास कोई पॉइंट? ये कन्वर्जन्स आपके पेपर में काफी हद तक आ सकती है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है सर? नोट का। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। वो 9th और 10th में साउंड चैप्टर में पढ़ते हो। हमने पढ़ा इन एम्पलीट्यूड। तो एक इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्केयर। याद रखिए इंटेंसिटी किसके? स्केयर के एम्पलीट्यूड या स्केयर के बराबर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्केयर। क्या ये बात लगी सारी क्लास को समझ? तो 3 पॉइंट सीखे हमने सुखपुरी। पहला पॉइंट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जिसमें एम्पलीट्यूड जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड या नोडल पॉइंट कहते हैं। उस प्लेन को क्या कहते हैं? नोडल प्लेन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने कन्वर्जन सीखी। एक एंगस्ट्रॉम में 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 मीटर, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक पिकोमीटर में 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 मीटर, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10, क्योंकि 100 कम हो जाता है गुलाटी भाई। एक फर्मी में 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 मीटर, एक नैनोमीटर में 10 रेज़्ड टू पावर, और मेरे प्यारे बच्चों एक माइक्रोमीटर में कितना हुआ? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मीटर। और थर्ड पॉइंट क्या सीखा हमने? इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड का हमेशा क्या होती है? स्केयर। क्या होती है? किसका स्केयर होती है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जगह सारी क्लास में ये हमारे 3 नोट्स थे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो मेरे से पूछो। अब हमारा फोर्थ नोट तो नहीं है, बट हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त है। ये बहुत जगह काम आएगा। उसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आप समझ लेना फिर लिखना। थ्योरी का नाम क्या है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये इन्वेंट किसने की? एक साइंटिस्ट था, बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट था। लोग संकी भी कहते थे, बट जबरदस्त साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक। इसके ऊपर तो स्टोरी भी आई हुई है, पिक्चर बिग बैंग थ्योरी, अगर किसी नेटफ्लिक्स पे देखी हो। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट था जिसने ये स्टोरी निकाली। बहुत साल पहले जब आप छोटे हुए ना, मैं भी तो छोटा ही था, बहुत बड़ा भी था, तो जैबिर तब हमें कहा गया, आई थिंक आई वाज द पेपर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, कहा गया कल परसों ना यूनिवर्सिटी मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी। कहते क्योंकि तो ब्लैक होल आ गया। तब पता लगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। तो बिग बैंग थ्योरी मैंने पहली बार जो थी वो देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर। जब नेटफ्लिक्स के ऊपर देखी मुझे पता लगा कि इस थ्योरी को इन्वेंट किसने किया? मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक करके गया थ्योरी इन्वेंट, साथ में भाई साहब आगे के आइंस्टाइन, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बढ़ा दिया। तो ये 2 साइंटिस्ट है इस थ्योरी के पीछे। पहला साइंटिस्ट कौन था? हमारा मैक्स प्लैंक। दूसरा साइंटिस्ट कौन था? आइंस्टाइन। इन दोनों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी इस थ्योरी के बारे में। पहली बात ये क्या कहते हैं इस थ्योरी के बारे में?
समझना पड़ेगा हमें। कहते एक गर्म बॉडी जो होती है ना, हॉट बॉडी, गर्म शरीर, अ हॉट बॉडी emits the energy discontinuously। कैसे emit करता है? discontinuous। discontinuous का मतलब क्या हुआ? थोड़ा कर दिया, थोड़ा नहीं किया, थोड़ा कर दिया, थोड़ा emit कर दिया। discontinuously and not continuously in the form of small packets of energy, in the form of small packets of energy called as quantum of energy। निम्रत इस पॉइंट को अगर मैं हिंदी में इलैबोरेट करना चाहूं तो कर सकता हूं। क्या कहता है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी कहते हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। हरनूर और धवन बेटा क्या कहता है? पहला पॉइंट, ये पॉइंट कहता है जो भी गर्म बॉडी होगी, मान लो मैं सूरज तपते सूरज में से निकला, मैं इस तरह की छत पे भगवान का ध्यान लगा लूं, जब मैं नीचे आऊंगा मेरी बॉडी बड़ी गर्म होगी। कहता मेरी बॉडी कभी भी कंटिन्यूअस एमिट नहीं करेगी एनर्जी। कैसे करेगी? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करेगी। किसकी फॉर्म में करेगी? किसकी फॉर्म में करेगी? किसकी फॉर्म में करेगी? उस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो एनर्जी निकलेगी उसको मैं एक पॉइंट एक को कहता हूं क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी का जब मैं प्लूरल करता हूं तो उसको क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं। जब बहुत सारे कह दूं तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं? स्मॉल पैकेट्स को अगर सिंगल पैकेट को कहूं तो क्या कहूंगा? क्वांटम ऑफ एनर्जी। अगर बहुत सारे पैकेट्स को कह दूं तो क्या कहूंगा? क्वांटम ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट लगा सारी क्लास को समझ के नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो मुझे बता दीजिए, मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी। लगा समझ? सेकंड पॉइंट कहता है एनर्जी of each quantum of energy of each quantum is directly, गुरकीरत क्या लिखा? energy of each quantum is directly proportional, ये directly proportional है to its frequency of the radiation। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एनर्जी थी हमारे पास, यस और नो भाई लोग? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी के। यहां पे ये ई कौन है? ई है एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ अ रेडिएशन, राइट में एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ अ रेडिएशन। इस बार मैं टॉप करना पेपर में, ठीक है? यहां म्यू कौन है गरिमा बेटे? फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की हुई गरिमा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर दूं तो क्या बन गया बेटा? E इज इक्वल्स टू h म्यू। क्या बन गया? E इज इक्वल्स टू h म्यू। सर ये h कहां से ले आए हो बता दो ना हमें। इस h का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। बोलो सारे, कौन होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.624 into 10 raised to power -34 जूल पर सेकंड। इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू श्रेष्ठ थी 6.624 into 10 raised to power -27 अर्ज पर सेकंड भी होती है वैल्यू, क्योंकि जो 1 जूल होता है उसमें वर्णित और लाभप्रद 10 raised to power 7 अर्ज होते हैं। कितने होते हैं? 10 raised to power 7 अर्ज। 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? 10 raised to power 7 अर्ज। 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? 10 raised to power 7। 1 जूल में कितने होते हैं? 10 raised to power 7। So therefore E is equal to hc upon lambda, क्योंकि म्यू का आपने पूछा फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का। यस और नो? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या किया था मेरे साथ आपने? यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? c अपॉन, यस और नो? तो यहां पे ये फॉर्मूला पुट करते हैं E is equal to hc upon lambda। E आपका एनर्जी हो गया, h आपका प्लैंक कांस्टेंट, c is speed of light, lambda क्या हो गया? वेवलेंथ। लगा याद समझ? आज तीसरा पॉइंट भाई जबरदस्त पॉइंट है वो तो।
वो तो ऐसा पॉइंट है कि मतलब यहां अमृतसर मिलेगा, ये इलांटे मॉल जाके लेना पड़ेगा। तो मॉल बड़ा अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है निम्रत? थर्ड पॉइंट कहता है हमें एनर्जी ऑफ अ क्वांटम is always a multiple। जो एक क्वांटम की एनर्जी होगी हर रोल, वो हमेशा किस क्या होगा? एक मल्टीपल होगा। किसका होगा? एच म्यू का। मल्टीपल मतलब होल नंबर मल्टीपल, मतलब डेसिमल में नहीं होगा। ऑफ एच म्यू, दैट मींस एनर्जी कैन बी इक्वल टू एन एच म्यू। यहां पे n क्या हो गया मेरा प्यारा बच्चा? नंबर ऑफ, क्या होगा? नंबर ऑफ क्वांटम। इस n तो ठीक है, h भी ठीक है, b को क्या लिख लूं? c अपॉन लैम्डा। बट आइंस्टाइन आया यहां पे। आइंस्टाइन कहता अगर मैं e को लिख दूं, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जरा बात समझना, ठीक है ना? ये Na कौन है? एवोगैड्रो नंबर। अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 आइंस्टाइन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 आइंस्टाइन। रिपीट कर रहा हूं, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी का पहला नाम क्या था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। का दूसरा नाम क्या था बेटा? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इन्वेंट किसने किया? मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन। क्या कहता है? जब भी गर्म बॉडी एनर्जी इमिट करेगी, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में करेगी, कंटीन्यूअस कभी नहीं करेगी। और किस में करेगी? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम ऑफ एनर्जी। अगर दोनों को तो क्या कहेंगे? क्वांटम। दूसरा क्या कहता है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड में मूव किया तो क्या लगा दिया? h कौन है? प्लैंक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू है? 6.624 × 10 raised to power -34 जूल पर सेकंड। 6.624 × 10 raised to power -34 जूल पर सेकंड, माइनस में -27 अर्थ पर सेकंड। E is equal to hc by lambda। क्योंकि म्यू क्या होता है? c upon lambda। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एनर्जी जब भी निकलेगी किसकी फॉर्म में निकलेगी? एक होल नंबर मल्टीपल में nh अपॉन nh म्यू लगेगी या nh c by lambda लगेगी। अगर n की जगह एवोगैड्रो लगा दिया तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे?